Hello students, so today we are going to talk about a very interesting technique that is known as the ground staining, ठीक है, which was developed by the scientist Hans Christian Gram, ठीक है. So ठीक है, the technique was developed by क्रिस्टन ग्राम. ठीक है, तो नाम से ही आ गया कि इट्स अ ग्राम स्टेन. ठीक है ना. what did he perform is he used a stain and he stained a colony of bacteria. So first thing what he did is staining of bacteria with a basic dye. Staining of bacteria with a basic dye or the bacteria colony with a basic dye. ठीक है, यहाँ पे जो dye यूज करी थी that was crystal violet. That was crystal violet. Just a second. ओके, या फिर इट इज टर्म्ड एज द ग्राम स्टेन. तो फर्स्ट स्टेप वाज स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया विद अ बेसिक डाई, और यहाँ पे जो डाई यूज करी थी दैट इज द क्रिस्टल वायलेट या फिर ग्राम स्टेन उसे कहा जाता है. देन अब हुआ क्या, ऑल द बैक्टीरियाज दैट वर प्रेजेंट ऑन द स्लाइड, लेट्स से स्लाइड के ऊपर रखा था उसने बैक्टीरिया को. सो ऑल द बैक्टीरियाज टर्न ब्लूइश पर्पल इन कलर आफ्टर स्टेनिंग all the bacterias turned bluish yellow. They turned bluish purple. ठीक है, सब बैक्टीरिया क्या हो गए, they turned bluish purple in color. ठीक है, फिर क्या किया, थर्ड स्टेप वाज use 0.5% of iodine solution on the bacteria. Iodine solution क्या करता है, it binds with the stain and forms a complex. वो क्या करता है, जो स्टेन था क्रिस्टल वायलेट स्टेन उसके साथ बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से स्टेन जमा रहेगा किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे लिखी गए he used 0.5% of iodine solution on bacteria, on stained bacteria लिखूंगा मैं. ठीक है, होता क्या है, iodine helps in retaining the stain on the bacteria. Iodine helps in retaining stain on bacteria. ठीक है, by forming एक कॉम्प्लेक्स बनता है, by forming the crystal violet iodine complex, which is written as CVI, that is crystal violet iodine complex. ठीक है, आयोडीन क्या कर रहा है, जो स्टेन बैक्टीरिया हो चुके ना बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वायलेट स्टेन,
तो वो स्टेन को क्या करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर रिटेन करके रखेगा सो दैट स्टेन निकले ना। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज नोन एज CVI और द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो आयोडीन सोल्यूशन है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, स्टेन को रिटेन करने में हेल्प कर रहा है, तो द आयोडीन सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द फिक्सेंट और मॉर्डेंट। ठीक है, तो मैं आप लिखूंगा, ये रब कर देता हूं मैं। आई होप दिस इज क्लियर। पहले क्या किया आपने, स्टेन किया किसकी मदद से, क्रिस्टल वायलेट की वजह से, क्रिस्टल वायलेट स्टेन की मदद से या फिर ग्राउंड स्टेन। तो जो भी बैक्टीरिया थे, जितने भी बैक्टीरिया अवेलेबल थे, वो क्या हो गए, स्टेन हो चुके। आफ्टर स्टेनिंग ऑल द बैक्टीरिया टर्न्ड ब्लूइश पर्पल। ठीक है, अब ये स्टेन बैक्टीरिया पे से ना निकले तो आपने फिर से कौन सी ट्रीटमेंट दी, 0.5% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इज गिवन, जिसके साथ क्या होगा, ये आयोडीन सॉल्यूशन किसके साथ बाइंड करता है, क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ बाइंड करता है, स्टेन के साथ बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है व्हिच इज नोन एज क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर से स्टेन को निकलने नहीं देगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द आयोडीन सॉल्यूशन इज आल्सो टर्म्ड एज द फिक्सेंट और द मॉर्डेंट। तो मैं लिखूंगा एज आयोडीन solution helps in retaining stain on bacteria iodine solution is known as mordant या फिर fixant। ठीक है, I hope this is clear why we are terming it as a fixant or the mordant। ठीक है, now again the bacteria are treated with alcohol। अब फिर से क्या किया, बैक्टीरिया को जो स्टेन हो चुके थे, बैक्टीरिया जिनके ऊपर आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया गया था, उन्हें ट्रीट किया जाता अल्कोहल से। ठीक है, एंड अल्कोहल इज यूज्ड फॉर डीस्टेनिंग, डीस्टेन करने के लिए। तो अब मैं लिखूंगा बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विथ alcohol for destaining of बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब आप डीस्टेनिंग करोगे। अभी मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है कि आयोडीन क्या करेगा, स्टेन को रिटेन करके रखेगा, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि डीस्टेनिंग करनी है। तो होगा क्या, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसमें से कोई कोई बैक्टीरिया क्या कर देगा, डिस्टेन हो जाएगा, कोई कोई बैक्टीरिया डिस्टेन नहीं होगा। जब आप अल्कोहल यूज करोगे, सो नॉट ऑल द बैक्टीरिया वुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डीस्टेनिंग, सम ऑफ देम वुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डीस्टेनिंग, सम वुड नॉट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बैक्टीरिया ट्रीटेड विद अल्कोहल फॉर डीस्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब होगा क्या, some of the bacteria lose stain and some of them do not lose stain। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि यार आपने आयोडीन ट्रीटमेंट दे दिया कि स्टेन रिटेन रहे बैक्टीरिया के ऊपर, फिर भी जब यहां पे यूज किया गया किसको, अल्कोहल को फॉर डीस्टेनिंग, सम ऑफ द बैक्टीरियाज लूज स्टेन। क्यों, थोड़े बहुत बैक्टीरियाज ने अपना स्टेन लूज कर दिया और बाकी के बैक्टीरिया ने लूज स्टेन नहीं किया। तो चलो ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन ट्रीटमेंट थी तो स्टेन रिटेन हो गया।
बट यार केस में स्टेन रिटेन क्यों नहीं हो पाया? क्यों सम ऑफ द बैक्टीरियाज लूज स्टेन? लूज नहीं होना चाहिए था ना स्टेन, पर क्यों हुआ? समझ में आ गया? सो नाउ विल ट्राई टू फिगर इट आउट क्यों ऐसा हुआ। तो यहां पे मैं एक बात मेंशन कर देता हूं, जो बैक्टीरियाज ने स्टेन को लूज कर दिया, स्टेन लॉस्ट या स्टेन निकल गया, those bacteria are termed as gram negative बैक्टीरिया, they're termed as gram negative बैक्टीरिया। ठीक है, और जिनमें स्टेन नहीं लॉस हुआ, स्टेन जो था रिटेन रहा, those bacteria are termed as gram positive bacteria। उन्हें क्या कहा जाएगा? They are going to be termed as gram positive bacteria, जिन्होंने स्टेन को क्या किया? रिटेन रखा, और जिनने स्टेन लूज कर दिया, लॉस्ट हो गया, they are termed as gram negative bacteria। मतलब ये आपको दिखाई देगी ब्लूइश पर्पल कलर में, जो अपन ने कलर पहले बात करी थी, और यहाँ पे इनका तो स्टेन निकल गया, तो ये कलरलेस हो जाएंगे। अब अगर कलरलेस हो जाएंगे तो आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, थोड़ा तो कलर होना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप स्टेन यूज नहीं करते हो और चीजों को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको चीजें ठीक से नहीं दिखेगी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आप स्टेन यूज करते हो, सो दैट जो विजिबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप में बढ़ जाए। तो अगर यहां से स्टेन निकल गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से अगर स्टेन निकल जाता है, तो जो विजिबिलिटी है आप उसको माइक्रोस्कोप में ठीक से नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की यहां पे फिर से ऐड किया जाता है एक और स्टेन, जिसे कहा जाता है सैफ्रनीन। क्या कहा जाता है? सैफ्रनीन ऐड किया जाता है इनके ऊपर, ओके, जिसकी वजह से दे स्टार्ट अपीयरिंग पिंक इन कलर, दे स्टार्ट अपीयरिंग पिंक इन कलर। तो यहाँ पे कौन सा कलर है? ओके, यहाँ पे ब्लूइश कलर था आपका, यहाँ पे आपको पिंकिश कलर मिलेगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे आगे। सो पहले तो वी नीड टू नो कि यार यहाँ पे स्टेन लूज क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे स्टेन लूज क्यों हो गया, तो पहले वो देख लेते हैं। तो यहां पे सेल के स्टेन के लूज होने की अगर मैं बात करता हूं, सो ग्राम पॉजिटिव आप सेल वॉल प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो एक्चुअली। तो ग्राम पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है काफी थिक होती है, इट हैज थिक सेल, इट हैज थिक सेल वॉल। और जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें, तो ग्राम नेगेटिव के पास जो सेल वॉल होती है काफी थिन होती है। सो दे हैव थिन सेल वॉल। और एक और चीज इनके पास होती है ग्राम नेगेटिव के पास, दैट इज एलपीएस लेयर। पता ना एलपीएस लेयर? एलपीएस लेयर इज प्रेजेंट। तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या करता है, इस एलपीएस लेयर को में जो लिपिड प्रेजेंट होता है उसको डिसॉल्व कर देता है। अल्कोहल dissolves lipids present in LPS। तो क्या हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी सेल वॉल थिन थी, ऑलरेडी सेल वॉल थिन है, ऊपर से क्या हो रहा है, जो लिपिड्स प्रेजेंट है एलपीएस लेयर में, उसको अल्कोहल क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, तो लेयर और थिन हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे तो थिक सेल वॉल प्रेजेंट है,
तो थिक होने की वजह से जो स्टेन का एब्जॉर्प्शन है ज्यादा है, और यहाँ पे थिन सेल वॉल होने की वजह से प्लस एलपीएस में लिपिड का ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से, लिपिड डिसॉल्व हो जाने की वजह से भी क्या होगा, वॉल और पतली हो जाएगी। तो और पतली हो जाने की वजह से क्या होगा, वो स्टेन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेन लगेगा कहाँ, जिस सरफेस पे लगना चाहिए, और सरफेस में जो लिपिड्स है वो निकल गए, ऊपर से सेल वॉल भी काफी थिन है। क्लियर है? डन। अब मैं क्या बात कर रहा था, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, to increase the visibility of gram negative bacteria, to increase visibility of gram negative bacteria, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप स्टेन नहीं करोगे और स्टेन निकल गया इनके ऊपर से, तो ग्राम नेगेटिव के ऊपर से, तो आप उनको माइक्रोस्कोप में ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देयर इज यूज ऑफ काउंटर स्टेन। कौन से स्टेन को यूज किया जाता है, काउंटर स्टेन, जिसका नाम है सैफ्रनीन। जिसका नाम क्या है, सैफ्रनीन। ठीक है, which makes the gram negative cell, gram negative bacteria appear pink in color. Which makes the gram negative bacteria appear pink in color. ठीक है, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, काउंटर स्टेन जिसका नाम है सैफ्रनीन इज यूज्ड, which makes the gram negative bacteria appear pink in color. ठीक है, तो अब आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव है वो ब्लूइश कलर के अपीयर हो रहे हैं, और जो ग्राम नेगेटिव है वो क्या रहेगा, पिंक कलर का अपीयरेंस देंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। I hope this is clear. So if I talk about gram positive, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव में मैं डालूंगा बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलस, we have bacillus, then we have clostridium, then we have the lactic acid producing bacteria, lactobacillus, ठीक है, that is the lactic acid bacteria. It is also termed as LAB, lactic acid bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव E. coli, then we have agrobacterium, we have agrobacterium. फिर एक सबसे फेमस बैक्टीरिया है जिसके बारे में आपको पता होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला, दैट इज द राइजोबियम। राइजोबियम इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आपको बताया था ना राइजोबियम क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। इट फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, देन वी हैव विब्रियो,
and we have Azotobacter. ठीक है, we have Vibrio and then we have Azotobacter. ठीक है, so these are some of the examples of gram negative and gram positive bacteria. आप नाम याद कर लो, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Bacillus दही वाला जो बैक्टीरिया होता है, दही बनाता है जो, that is gram positive. और E. coli है, Agrobacterium है, Rhizobium, that is forming root nodules in the leguminous plant, nitrogen fixation. Okay, so that is gram negative. Vibrio, that is the comma shaped bacteria, and Azotobacter. ठीक है, now एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, एंटीबायोटिक्स की मदद से आप बैक्टीरियाज को मार सकते हो. आपको जब कोई बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियल बेस्ड बीमारी, इन्फेक्शन, तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है. ठीक है, तो एक जनरल एंटीबायोटिक की मैं बात करूं, दैट इज पेनिसिलिन. कौन सा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन. ठीक है, तो अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पेनिसिलिन से ट्रीट करता हूं या फिर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेनिसिलिन से ट्रीट करता हूं, तो क्या रिएक्शन होगा? सो व्हेन यू ट्रीट अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विद पेनिसिलिन व्हिच इज एन एंटीबायोटिक, the gram positive bacteria is killed while the gram negative bacteria is not killed. अब ऐसे तो क्या हो रहा है? Why penicillin is able to kill the gram positive bacteria and it is not able to kill the gram negative bacteria? तो मैं पे लिख देता हूं, it is killed by, it is killed by antibiotic penicillin. Antibiotic penicillin, and this one it is not killed by the antibiotic penicillin. ठीक है, ये आपको याद रखना है. This is not killed by, मैं लिखूंगा it is killed by, not killed by antibiotic penicillin. ठीक है, सो यार ऐसे तो क्या है, भाई ग्राम नेगेटिव इज नॉट किल्ड. याला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव को तो हार्म नहीं कर पा रहा है, बट ग्राम पॉजिटिव को हार्म कर रहा है. ऐसा तो क्यों है? सो लेट्स पुट इट डाउन. जो पेनिसिलिन है, इट प्रिवेंट्स द सेल वॉल सिंथेसिस व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन. जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी थी उसका सिंथेसिस रोक देता है. ठीक है, तो यहां पे आपको पता था ग्राम पॉजिटिव में क्या था, पेप्टिडोग्लाइकिन वाली सेल वॉल थी. बट जो ग्राम नेगेटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन के अलावा भी एक चीज प्रेजेंट थी, दैट वाज, क्या चीज प्रेजेंट थी? दैट वाज एलपीएस लेयर, जो भी अपन आगे देखा. तो पेप्टिडोग्लाइकिन वाला लेयर नहीं है, बट एलपीएस वाला लेयर तो प्रेजेंट है, बिकॉज एलपीएस को पेनिसिलिन ब्रेक नहीं कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. तो अगर सेल वॉल, यानी कि इसमें सेल वॉल पूरी क्या हो जाएगी, बनी नहीं पाएगी ना, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. और यानी कि इसमें क्या है, पेप्टिडोग्लाइकिन वाला रीजन नहीं है, बट एलपीएस वाला रीजन तो है ना. तो एलपीएस वाला क्या करेगा, सेल वॉल को टूटने नहीं देगा, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सर्वाइव करेगा. तो लिखता हूं मैं यहां पे, पेनिसिलिन inhibits the formation of peptidoglycan, inhibits the formation of peptidoglycan of cell wall. ठीक है, तो जब यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो विदाउट सेल वॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकेन ही नहीं बनेगा तो सेल वॉल इज नॉट फॉर्म्ड. ठीक है, और सेल वॉल अगर नहीं बनेगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया
is not able to survive. Bacteria is not able to survive. Bacteria की death हो जाएगी. But यहाँ केस में भी सेम चीज हो रही है. Penicillin inhibits the formation of peptidoglycan part of the cell wall. Okay? But यहाँ पे एक और चीज present, that is LPS. यहाँ पे मैं लिखूंगा formation of cell wall synthesis made up of peptidoglycan. Okay, and थोड़ा सा इसको modify करूंगा. Penicillin inhibits formation of और cell wall synthesis made up of पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा? सेम चीज, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बट इट इज नॉट एबल टू इनहिबिट पेनिसिलिन is not inhibits peptidoglycan synthesis, but cannot inhibit सिंथेसिस ऑफ LPS. ठीक है. LPS का इनहिबिशन सिंथेसिस को रोक नहीं पाएगा पेनिसिलिन. तो अब क्या होगा? सेल वॉल तो बनेगा. ओके, सेल वॉल बनेगा, बट इट वुड ओनली कंटेन LPS. ठीक है, इट वुड ओनली कंटेन LPS. is formed, but will only contain LPS. सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा उसके पास? सिर्फ LPS ही प्रेजेंट होगा. ठीक है, सिंपल एंड इजी. डन. तो सेल वॉल तो प्रेजेंट है, सेल वॉल तो बना है यहाँ पे. तो यानी केस में बैक्टीरिया is able to survive. Bacteria is able to survive वाले केस में, और यहाँ पे बैक्टीरिया is not able to survive. यहाँ पे बैक्टीरिया is able to survive. सिंपल एंड इजी. समझ में आया? अब यहाँ पे ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ही काम कर रहा है. मतलब इट इज किसी पे काम कर रहा है, कोई बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रहा है. सब बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रहा है. सम ऑफ देम विच आर ग्राम नेगेटिव, उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, और ग्राम पॉजिटिव के ऊपर काम कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है, उनको मार देता है, इनको नहीं मार पाता है. तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को मार सकते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को मार नहीं सकते हैं, दोज आर टर्म्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो मैं लिख दूंगा penicillin is a narrow spectrum. It is a narrow spectrum antibiotic. क्यों? Reason is it kills only some bacteria, or I'll put it as it kills only gram positive bacteria and does not affect
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हार्म कॉज कर रहा है, ग्राम नेगेटिव को नहीं कर रहा है। मतलब नॉट ऑल दी बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी किल्ड बाय पेनिसिलिन। ठीक है, इसलिए पेनिसिलिन को क्या कहा जाएगा? इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा वो क्या कर सकता है? वो सब बैक्टीरिया को मार सकता है। इट कैन किल ऑल द बैक्टीरिया। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब क्या लिखूं मैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन किल्स gram positive as well as gram negative बैक्टीरिया। ये दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को मारेगा, ग्राम पॉजिटिव को भी, ग्राम नेगेटिव को भी। नॉट लाइक पेनिसिलिन ओनली किलिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो पेनिसिलिन is a narrow spectrum antibiotic while streptomycin is a broad spectrum antibiotic. ठीक है, simple and easy. Okay, so let's move ahead. So we're done with the staging part. ग्राम स्टेनिंग वाली बात हो गई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात हो गई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो गई है। मैंने दो आपको एंटीबायोटिक्स बता दिए, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट दी फ्लैजिला, है ना? जो बैक्टीरियल सेल के पास फ्लैजिला होती है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्लैजिला जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ओके, फ्लैजिला की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ three main structures. ठीक है, कौन कौन से? So it is going to have what do you call the basal body, the hook, okay, and the filament. एंड दी फिलामेंट। ठीक है, सो बेसल बॉडी होगी, हुक होगा और क्या होगा? फिलामेंट होगा। अगर स्ट्रक्चर देखे सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स। दिस इज नोन एज एल रिंग, L ring, this is known as P ring, this is known as S ring, and the last one is known as the M ring. ठीक है, और 4 रिंग हो गई और ये लेयर है पूरा। Let's use different colors. जो फर्स्ट लेयर होगा that is going to be LPS, जो सेकेंड लेयर होगा पेप्टिडोग्लाइकन का होगा, और फिर क्या आ जाएगी? देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन। ये सेम दिखाऊंगा मैं कलर बिकॉज इट्स द सेम पार्ट। ठीक है, सो नाउ ये लेयर कौन सा बोला मैंने? दिस इज गोइंग टू बी First is going to be LPS. LPS से नाम आया L रिंग नाम दिया इसको अपन ने। सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ, जो सेकेंड लेयर होगा दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसके ऊपर से इस रिंग का नाम क्या है? दिस रिंग इज नोन एज P रिंग।
ये एलपीएस वाला लेयर है, इसलिए इस रिंग का नाम क्या दिया अपन ने, एल रिंग। और ये जो लेयर है ग्रीन में जो मैंने दिखाया है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो रिंग है, ये रिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी ऊपर की तरफ है ना, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज सुप्रा मेम्ब्रेन रिंग, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है ना, उससे थोड़ा ये ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, तो इट इज नोन एज द सुप्रा मेम्ब्रेन रिंग। ठीक है, और ये कौन सा रिंग हो गया, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन वाला रिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज दी मोटर रिंग, इसे मोटर रिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, रोटेट करता है, इट रोटेट्स। ठीक है, अब ये जो रिंग्स बनी हुई है ना, ये रिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इनके बीच का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज नोन एज रॉड्स। The connection is known as rods. ठीक है, सो एल रिंग नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो एलपीएस वाले लेयर में। पी नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो पेप्टिडोग्लाइकन वाले लेयर में। एस नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले लेयर में है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा ऊपर की तरफ है, सो इट इज टर्म्ड एज द सुप्रा मेम्ब्रेन रिंग। एंड देयर इज एम रिंग विच इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज दी मोटर रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल रिंग है ना, यहाँ से एक हुक का अटैचमेंट होता है, और उस हुक के साथ क्या चीज अटैचमेंट होती है, देयर इज अटैचमेंट ऑफ दी फिलामेंट। हुक के साथ क्या अटैचमेंट होता है, फिलामेंट, जिसका दूसरा नाम है शाफ्ट। ठीक है, तो मैं अटैचमेंट दिखाता हूं, आई हैव टू रब दिस। ठीक है, दिस इज द हुक, और इसके आगे वाले पोर्शन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फिलामेंट। क्या प्रेजेंट है, ये फिलामेंट प्रेजेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज द शाफ्ट। इसको शाफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द हुक, दिस आर द रिंग्स। कौन सी रिंग के साथ अटैच है, एल रिंग के साथ अटैच है। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, किसका स्ट्रक्चर है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ना, एलपीएस का प्रेजेंस, पेप्टिडोग्लाइकन का प्रेजेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंस। तो अभी मैंने एक बात बता दी कि वहां पे रिंग्स भी प्रेजेंट, और रिंग्स के साथ हुक अटैच्ड है, और हुक के साथ क्या अटैच है, फिलामेंट और द शाफ्ट। ठीक है, अगर इस फिलामेंट को कट करके देखें, ठीक है, तो इट अपीयर्स लाइक अ होलो सिलेंडर। If the filament is cut open, it would look like a hollow cylinder. It would look like a hollow cylinder, ठीक है, which is made up of a protein. ये प्रोटीन से बना होगा, यहाँ पे प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज फ्लैजिलीन। क्या नाम है प्रोटीन का, इट्स अ प्रोटीन, इसलिए मैं लिख देता हूं फ्लैजिलीन है। ठीक है, और इस प्रोटीन की देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ 8 रोज। ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द सेक्शन ऑफ फिलामेंट। आप फिलामेंट को जब कट करोगे तो इट वुड अपीयर सिलेंड्रिकल, ये बीच में से पूरा होलो होगा, दिस इज गोइंग टू बी द होलो स्पेस। ठीक है, और जो आउटर लेयर है दैट इज गोइंग टू बी मेड, दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज फ्लैजिलीन, और फ्लैजिलीन की 8 रोज, देयर इज गोइंग टू बी 8 रोज प्रेजेंट। There is presence of 8 rows. ठीक है, समझ में आ गया।
तो जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर रिंग्स अवेलेबल है। उस रिंग में जो एल नाम की रिंग है, उस एल नाम की रिंग के ऊपर हुक अटैच्ड है और उस हुक से फिलामेंट या शाफ्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस फिलामेंट और शाफ्ट को मैं कट करके देखूं तो इट अपीयर्स सिलिंड्रिकल, अंदर से पूरा होलो होता है और जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन। और फ्लैजेलिन की देयर इज प्रेजेंस ऑफ 8 रोज। कितनी रोज है? 8 रोज प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, ठीक है। सो जो मेन पार्ट था बेसल बॉडी पार्ट, जो मैंने लिखा था बेसल बॉडी पार्ट, द बेसल बॉडी पार्ट जो अपन लिखा विच इज अ कंपोनेंट ऑफ फ्लैजेला, तो वो दो चीजों से बना हुआ है। एक तो बना हुआ है रिंग से और दूसरा बना हुआ है रॉड से। ये वाला पोर्शन, दिस इज द बेसल बॉडी। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिंग्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ रॉड। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा क्या है? दिस इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग्स प्लस रॉड। ऊपर की तरफ हुक आ गया और फिर क्या आ गया? फिलामेंट और द शाफ्ट आ गया। ठीक है, अगर इस फिलामेंट का सेक्शन लेते हैं तो इट अपीयर सिलिंड्रिकल, अंदर से पूरा होलो है और जो आउटर सरफेस इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन, जिसकी 8 रोज प्रेजेंट होगी, जिसकी 8 रोज प्रेजेंट होगी इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आप इसको अच्छे से बनाना, आपकी बुक में अच्छे से समझ लो इस चीज को। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ अगर मैं फ्लैजेला की बात कर ही रहा हूं तो अपन ये भी लिख लेते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके फ्लैजेला में कोई डिफरेंस है क्या? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजेला ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? सो लेट्स सी gram positive bacteria and gram negative bacteria. ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उनका जो बेसल बॉडी होता है उसमें सिर्फ 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ओनली 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 रिंग्स आर प्रेजेंट। ओके, और रिंग कौन सी? तो रिंग एस एंड एम आर प्रेजेंट। रिंग एस एंड एम आर प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज लेस कॉमन। ठीक है, फ्लैजेला का जो प्रेजेंस है इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज लेस कॉमन, आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फ्लैजेला की बात करते हैं तो यहां लिखूंगा ऑल द 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, ऑल द 4 रिंग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फ्लैजेला इनमें ज्यादा देखने को मिलेगा, मोर कॉमन। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओनली 2 रिंग्स प्रेजेंट, all the 4 rings are present, more common, less common. ठीक है, दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में भी आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो उसके बेसिस पे क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा फ्लैजेला में? सो द डिफरेंस दैट इज ऑब्जर्व्ड इज प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। प्रोटीन जो यूज में आता है दैट इज फ्लैजेलिन, और यहां पे जो प्रोटीन यूज में आता है दैट इज ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड फ्लैजेलिन प्रोटीन बनाता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला।
प्रोकैरियोटिक में जो अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का वो मोनोफिब्रिल अरेंजमेंट होता है. क्या होता है? मोनोफिब्रिलर अरेंजमेंट होता है. सो इट हैज मोनो ठीक है. If you talk about the eukaryotic one, so there are several protein, there are several cylinders arranged. ठीक है, several hollow cylinders are arranged, or I'll use many hollow cylinders are arranged, and the setup, जो setup होता है ना उसे कहा जाता है 9+2 arrangement. The setup is known as 9+2 arrangement. ठीक है. फिर एक और पॉइंट अगर देखें, यहां पे यूकैरियोटिक फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी. मूवमेंट of flagella requires energy. ठीक है. And energy is provided by ATP. The source of energy in this case is ATP. यहां पे भी मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला रिक्वायर्स एनर्जी. ऑफ फ्लैजेला रिक्वायर्स एनर्जी, बट द सोर्स ऑफ एनर्जी is not ATP. This has to be remembered. ATP यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला, और यहाँ पे ATP यूज नहीं किया जाता है फॉर द मूवमेंट. एनर्जी तो चाहिए. मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला रिक्वायर्स एनर्जी. दिस इज अ कॉमन पॉइंट. बट द सोर्स ऑफ एनर्जी is, in this case it is ATP and in this case it is not ATP. ठीक है. प्रोकैरियोट्स के केस में फ्लैजेला के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, and the membrane, plasma membrane is present on the eukaryotic flagella. तो यहां पे लिखेंगे मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन फ्लैजेला, और यहां लिखेंगे मेम्ब्रेन एब्सेंट ऑन फ्लैजेला. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर इट. नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. सो मेम्ब्रेन एब्सेंट ऑन द फ्लैजेला व्हाइल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द फ्लैजेला. फिर यूकैरियोटिक फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है ना, सो द मूवमेंट इज 180 डिग्रीज. द मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट होगा दैट इज 180 डिग्रीज लाइक दिस. ठीक है. और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है उसका जो मूवमेंट होता है इट इज रोटेटरी, 360 डिग्री का मूवमेंट, पूरा गोल घूमेगा फ्लैजेला. इट्स गोइंग टू मूव लाइक दिस. ठीक है. और यूकैरियोटिक फ्लैजेला आधा ही 180 डिग्रीज ही मूव करेगा. तो मैं लिखता हूं मूवमेंट इज 180 degrees and the movement is known as flapping movement. इस मूवमेंट को कहा जाता है फ्लैपिंग मूवमेंट. और यहां पे जो मूवमेंट है द मूवमेंट इज 360 डिग्री, पूरा घूमेगा सर्कुलर 360 डिग्री मूवमेंट.
ठीक है, एंड द मूवमेंट इज रोटेटरी मूवमेंट। आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोटेटरी मूवमेंट। मूवमेंट इज नोन एज रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, सिंपल एंड इजी। फ्लैपिंग मूवमेंट इज 180 डिग्रीज विच इज फाउंड इन द यूकैरियोट्स, एंड रोटेटरी मूवमेंट इज 360 डिग्री दैट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नाउ फ्लैजेला के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी अपन बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलर अरेंजमेंट, अगर फ्लैजेलर अरेंजमेंट की बात करें ठीक है, सो मैं लिखूंगा बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। ठीक है, सो उन बैक्टीरिया को कहा जाता है एट्राइकस। They're termed as atricus। और जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है बैक्टीरिया with flagella, there is presence of flagella, so those are termed as tricus। उन्हें ट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, सो बैक्टीरियाज विदाउट फ्लैजेला आर टर्म्ड एज एट्राइकस, और बैक्टीरियाज विद फ्लैजेला आर टर्म्ड एज ट्राइकस। ठीक है, अब यहां पे भी लेट्स से अगर द बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ सिंगल फ्लैजेला और द बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैजेला, या फिर एक ही जगह पे काफी सारे फ्लैजेला का टफ्ट बना हुआ है, बंच बना हुआ है, सो द बैक्टीरिया विद अ सिंगल फ्लैजेला इज नोन एज मोनोट्राइकस। इट इज टर्म्ड एज मोनोट्राइकस। दिस इज मोनोट्राइकस। दिस इज दोनों साइड से है तो इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एम्फीट्राइकस। और अगर एक ही साइड से पूरा फ्लैजेला का टफ्ट बाहर आ रहा है, सो दैट इज नोन एज सेफेलोट्राइकस। दैट इज टर्म्ड एज सेफेलोट्राइकस। और अगर टफ्ट दोनों साइड से है, इफ द टफ्ट इज ऑन बोथ दी साइड्स, इस साइड भी है, इस साइड भी है, सो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज लोफोट्राइकस। क्या कहा जाता है? लोफोट्राइकस। ठीक है, so if the flagella is on one side monotricus, two sides amphitricus, a tuft of flagella or the group of flagella on one side only, तो cephalotricus. If the tuft or the group of flagella on both the sides, that is लोफोट्राइकस। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे there is presence of flagella, देखो पूरी सरफेस में फ्लैजेला दिखा रहा हूं, ठीक है, अगर पूरी सरफेस पे फ्लैजेला अवेलेबल है, यहां पे आप क्या देख रहे हो? पोल्स पे है, इस साइड है, दोनों साइड है, एट दी पोल्स, नॉट ऑन दी होल सरफेस। तो अगर पूरी सरफेस पे एसोसिएटेड है तो इट इज नोन एज पेरीट्राइकस। The bacteria is known as perytricus।
पेरीट्राइकस के केस में क्या होगा, फ्लैजिला पूरी सरफेस पे लोकेटेड होगा। यहां पे आप क्या देख रहे थे, ये जितने भी फ्लैजिला थे ये पोल्स पे लोकेटेड है, इस साइड है, दोनों साइड है, यानी पोल पे है या दोनों साइड है। सो दिस बैक्टीरियाज व्हिच हैव द फ्लैजिला लोकेटेड ऑन द पोल्स, they are termed as polar, the process known as polar flagellation. They represent polar flagellation. यहां लिख देता हूं मैं, आप याद रखो, this is termed as polar ये चारों 1 2 3 4 they come under polar flagellation बिकॉज फ्लैजिला पोल से डेवलप हो रहा है। बट यानी कि इसमें आप देखो फ्लैजिला पूरी बॉडी के ऊपर है, सो दिस इज नोन एज नॉन पोलार फ्लैजिलेशन। दिस इज नॉन पोलार फ्लैजिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? एज द फ्लैजिला इज डेवलपिंग फ्रॉम द पोल्स इट्स पोलर फ्लैजिलेशन, एंड एज इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द it is covering on the whole body, पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला है, तो इट इज टर्म्ड एज नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन लिखते हैं, इसका एक एग्जांपल है ई कोलाई। द एग्जांपल इज ई कोलाई। ठीक है, सो मैंने आज के लेक्चर में क्या बात कर ली, आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक की बात कर दी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों स्टेन एब्जॉर्ब हो रहा है, क्यों स्टेन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यों स्टेन एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लस आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला आल्सो, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने बात कर ली। ठीक है, 4 रिंग्स होती है, रिंग्स के ऊपर हुक होता है, हुक के ऊपर क्या होता है, फिलामेंट होता है या शाफ्ट होता है। ठीक है, और यहां पे मैंने फ्लैजिलर अरेंजमेंट के बेसिस पे, फ्लैजिलर अरेंजमेंट के बेसिस पे मैंने क्या बताया आपको, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज भी बता दिए। ठीक है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो द बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज ट्राइकस, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो इट इज एट्राइकस। ठीक है, एट्राइकस में फर्दर डिविजन्स नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो मैंने बताया कि यार बैक्टीरिया के अगर एक ही साइड से फ्लैजिला आ रहा है तो इट्स अ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। अगर फ्लैजिला के दोनों पोल्स से, जैसा तो पोल्स ना, ये अगर सर्कुलर है तो पोल्स हो गए, अगर पोल से फ्लैजिला आ रहा है तो इट इज एम्फीट्राइकस। एक ही पोल से काफी सारा ग्रुप टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दिख रहा है तो दैट इज सेफेलोट्राइकस। और अगर दोनों साइड से देयर इज टफ्ट ऑफ फ्लैजिला अवेलेबल, सो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज लोफोट्राइकस, उसे लोफोट्राइकस कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 कैटेगरी है, इन चारों कैटेगरी में जो फ्लैजिला है वो पोल से बाहर आ रहा है, ईदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, सो इट इज टर्म्ड एज पोलार फ्लैजिलेशन। इसे क्या कहा जाता है, पोलार फ्लैजिलेशन कहा जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैक्टीरिया विद फ्लैजिला, बट यहां पे जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिला क्या कर रहे हैं, पूरी सरफेस को कवर कर रहे हैं। द होल बैक्टीरिया इज कवर्ड, दिस आर ऑल द फ्लैजिला कमिंग आउट। ओके, द होल सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय फ्लैजिला, सो दिस इज नोन एज पेरीट्राइकस, दिस इज नोन एज पेरीट्राइकस। ठीक है, एंड it comes under the category of non-polar flagellation because they are not coming out from the poles, पूरी सरफेस के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज नॉन-पोलर फ्लैजिलेशन, दिस इज पोलर फ्लैजिलेशन। पोलर फ्लैजिलेशन में 4 मैंने आपको बता दिए और नॉन-पोलर में 1 बता दिया और उसका एग्जांपल भी अपने लिख दिया, दैट इज ई कोलाई। ठीक है, सो दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू द एट्राइकस, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये जो भी मैंने बातें करी इसके बारे में करिए, ट्राइकस के बारे में। ठीक है, सो आज के लेक्चर में I'll keep this much. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the further details. Make sure आप इन lectures को अच्छे से go through करो। जो आज के टॉपिक में मैंने बात करी है that is very very important. ठीक है, तो जो सेल वॉल के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे जो प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, तो अगर वो सेल वॉल वाला आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता चलेगा कि LPS क्या है, पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है। ठीक है, अगर वो लेक्चर देखे बिना आप वाले लेक्चर पे आ जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो मेक श्योर आप जब ये लेक्चर देखो तो इससे पहले आप सेल वॉल वाला लेक्चर देखना। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट मैंने बता रखा है वो मैंने रिंग्स के साथ बताया। ठीक है, तो रिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अच्छा मैं जो बात कर रहा था 360 डिग्री वाली जो बात अपने करी थी ना, तो 360 डिग्री वाले में जो मोटर रिंग थी, जो अंदर की तरफ मैंने एम रिंग दिखाई थी ना,
मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लास्ट रिंग थी दैट वाज द एम रिंग, वो क्या करती है, वो 360 डिग्री पे रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये 3 रिंग्स अपन ने दिखाई है, 1 2 3 4 रिंग्स दिखाई है। तो ये रिंग अगर रोटेट करेगी, ये कनेक्टेड है रॉड से, और ऊपर क्या था, शाफ्ट एंड द हुक, ये सब अटैच था। तो ये क्या करता है, ये रोटेट करता है। जो लास्ट रिंग था एम रिंग विच वाज प्रेजेंट इन दी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज गोइंग टू रोटेट 360 डिग्री, इसलिए उसका नाम क्या था, मोटर रिंग। नाम पता चला मोटर रिंग क्यों नाम दिया था, क्योंकि वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो पूरा फ्लैजिला है, शाफ्ट है, वो क्या करेगा, 360 डिग्री पे मूव करेगा। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। In the next lecture, we'll move ahead and we'll talk about the new details. Okay, thank you so much.